नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, पंचायत चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे उत्तर प्रदेश के करोड़ों ग्रामीणों और भावी प्रधानों के लिए आज सबसे बड़ी खबर एक अच्छी है और एक बुरी खबर। दरअसल दोनों एक साथ ही आई हैं। अच्छी खबर यह है कि पंचायत चुनाव के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा जिसने पूरी प्रक्रिया को रोक के रखा हुआ था, यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग, उसका गठन हो चुका है। लेकिन बुरी खबर यह है कि इसका मतलब यह कतई नहीं कि कल ही आपके गांव में चुनाव हो जाएंगे। चुनाव में अभी देरी होगी, लेकिन यह देरी कितनी लंबी होगी यह आगे आने वाला पूरा प्रोसेस बताएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह चुनाव अभी भी 2027 तक लटक सकता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप यह वीडियो अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, लंबे समय से उत्तर प्रदेश में गांव के चौराहों से लेकर लखनऊ के गलियारों तक सिर्फ एक ही चर्चा थी कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे। आज सोमवार का दिन इस सस्पेंस को तोड़ने वाला साबित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर कैबिनेट की एक बेहद महत्वपूर्ण और हाई वोल्टेज बैठक हुई। इस बैठक में कुल 12 बड़े प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई, लेकिन जिस एक फैसले ने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा वह है त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का मुद्दा। योगी कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट की वैधानिक बाध्यताओं को पूरा करते हुए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इसके अध्यक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे और उनके साथ 4 अन्य ऐसे सदस्य होंगे जो पिछड़ा वर्ग के सामाजिक और प्रशासनिक हालात की गहरी और जमीनी समझ रखते हों। इस 5 सदस्यीय आयोग का कार्यकाल 6 महीने का तय किया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार ने चुनाव कराने की दिशा में ग्रीन सिग्नल दे दिया है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, तस्वीर का एक दूसरा और डरावना पहलू भी आप देखिए। क्या आयोग बनने का मतलब यह है कि अगले महीने ही चुनाव हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जमीनी हकीकत और प्रशासनिक पेचीदगियों को अगर आप समझेंगे तो चुनाव अभी दूर है। क्योंकि अब इस नवगठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जाना होगा। हर जिले, हर ब्लॉक और हर ग्राम पंचायत स्तर पर पिछड़ेपन की सामाजिक और प्रशासनिक स्थिति की गहन जांच करनी होगी। उन्हें यह तय करना होगा कि किन क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग की कितनी आबादी है और उनका प्रतिनिधित्व कितना है। इस विशाल और जटिल सर्वे को करने, आंकड़े इकट्ठा करने और उनकी समीक्षा करके एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगना तय है। अब मान लीजिए कि आयोग ने दिन रात एक करके रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, तो क्या उसके तुरंत बाद चुनाव हो जाएंगे? तब भी जवाब है बिल्कुल नहीं। असली कानूनी और प्रशासनिक खेल तो इसके बाद ही शुरू होगा। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज विभाग को प्रदेश की हजारों ग्राम पंचायतों, ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत सीटों के लिए आरक्षण की नई सूची तैयार करनी होगी। संविधान के अनुच्छेद 243D और पंचायती राज अधिनियम की नियमावली 1994 के तहत यह तय किया जाएगा कि कौन सी सीट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होगी। और नियम यह भी है कि ओबीसी आरक्षण कुल पदों के 27% की सीमा को पार कर सकता है या नहीं। जब यह आरक्षण सूची जारी होगी तो उस पर आम जनता और राजनीतिक दलों से आपत्तियां मांगी जाएंगी। गांव गांव में आपत्तियों का अंबार लगेगा। कोई कहेगा कि हमारे यहाँ तो ओबीसी आबादी ज्यादा है, सीट एससी कैसे हो गई। कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति अदालत जाने की तैयारी करेगा। इन हजारों आपत्तियों का निस्तारण करना प्रशासन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। और अगर इस आरक्षण निर्धारण में 1% की भी प्रशासनिक चूक हो गई तो विपक्ष और सामाजिक संगठन इसे तुरंत हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे देंगे, जिससे चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर फिर से स्टे लग सकता है। इन कानूनी अड़चनों के अलावा जो सबसे बड़ा कारण है चुनाव में देरी का, वो है प्रशासनिक अमले की अनुपलब्धता। उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक महासर्वेक्षण चल रहा है, जनगणना का कार्य। राज्य का पूरा प्रशासनिक ढांचा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लेखपाल, पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शामिल हैं, वे सभी इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में झोंके जा चुके हैं। उनके प्रशिक्षण चल रहे हैं। अब जरा सोचिए, पंचायत चुनाव भारत के सबसे जटिल चुनावों में से एक माने जाते हैं, जहां बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। बूथ स्तर से लेकर मतदान प्रक्रिया और फिर वोटों की गिनती संपन्न कराने के लिए लाखों कर्मचारियों की भारी फौज की आवश्यकता होती है। राज्य निर्वाचन आयोग के लिए यह कतई संभव नहीं है कि वह जनगणना के इस विशाल काम के बीच से इन कर्मचारियों को निकालकर चुनावी ड्यूटी में लगा सके।
एक ही समय में दो दो महाअभियान चलाना प्रशासन के तंत्र को पूरी तरह से पंगु बना सकता है। जब तक जनगणना और जनसंख्या गिनती का यह भारी भरकम काम एक सुरक्षित मोड पर नहीं पहुंच जाता, तब तक चुनाव कराना व्यावहारिक रूप से असंभव है। अब आते हैं उस सबसे बड़े फैक्टर पर जो इस चुनाव की तारीखों को और आगे धकेल सकता है, यानी कि मतदाता सूची। चुनाव आयोग के सूत्रों और मौजूदा कार्यप्रणाली के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए नई और संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 जून के आसपास होने की संभावना है। अब अगर मतदाता सूची ही जून में आकर फाइनल होगी तो जाहिर सी बात है कि चुनाव की अधिसूचना उससे पहले ही जारी नहीं हो सकती। तो सवाल उठता है कि पंचायत का यह मामला कहां जाकर टिकेगा और क्या चुनाव 2027 तक खिंच सकते हैं। इस सवाल का जवाब हमें राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों नजरियों से देखना होगा, क्योंकि जून तक अगर मतदाता सूची आती है और आयोग की रिपोर्ट के बाद आरक्षण पर आपत्तियों का निस्तारण जुलाई अगस्त तक चलता है तो चुनाव सितंबर या अक्टूबर के महीने में जाकर संभावित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सियासी पेच फंसा हुआ है। अगले ही साल यानी 2027 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जो देश की राजनीति का सबसे बड़ा रण क्षेत्र है। ऐसे में क्या कोई भी राज्य सरकार खासतौर पर विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले ऐसा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगी। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि पंचायत चुनाव की रंजिश और गुटबाजी का सीधा असर विधानसभा चुनाव के वोट बैंक पर पड़े, ये जनाधार कमजोर हो। इतिहास गवाह है कि सरकारें अक्सर बड़े चुनावों से ठीक पहले स्थानीय निकाय या पंचायत चुनाव कराने से हमेशा बचती हैं, ताकि कार्यकर्ता और वोटरों के बीच किसी भी प्रकार की बगावत या नाराजगी ना फैले। इसलिए इस बात की प्रबल संभावना बनती जा रही है कि भले ही आज पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो गया हो, भले ही वैधानिक शुरुआत हो गई हो, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था, लंबी प्रक्रिया और आगामी विधानसभा चुनावों के भारी राजनीतिक दबाव को देखते हुए पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद करा जा सकेगा। सरकार आज यह संदेश देने में जरूर कामयाब हो गई कि वह चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और उसने आयोग बना दिया है, लेकिन प्रक्रियागत देरी का हवाला देकर इसे आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए डेडिकेटेड ओबीसी कमीशन बनना एक ऐतिहासिक कदम जरूर है और इसने पंचायत चुनाव के रास्ते में जो बड़ा रोड़ा अटकाया हुआ था वो जरूर हट चुका है। यह आयोग पिछड़े वर्ग के आरक्षण को एक ठोस वैधानिक ढाल तो पहनाएगा, लेकिन जो लोग यह सोचकर बैठे हैं कि अब उन्हें अगले महीने ही वोट डालना है, उन्हें अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। पहले सर्वे होगा, फिर रिपोर्ट आएगी, फिर आरक्षण का रोटेशन तय होगा, फिर आपत्तियां सुनी जाएंगी, मतदाता सूची फाइनल होगी और सबसे आखिर में प्रशासनिक अमले के खाली होने का इंतजार किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया एक लंबी और थकाऊ मैराथन है, यानी मामला अभी लंबा खिंच सकता है। ऐसे में गांव की राजनीति के जो भी धुरंधर अपनी अपनी दावेदारी ठोक कर बैठे हैं, उन्हें अपने संयम और अपने संसाधनों को लंबे समय तक बचा कर रखना होगा। हालांकि ओबीसी आयोग के गठन से चुनाव की प्रक्रिया को एक वैधानिक शुरुआत जरूर मिल गई है, इंजन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन गाड़ी अभी किस रफ्तार से दौड़ेगी यह आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सरकार को विधानसभा चुनाव से पहले किसी तरह पंचायत चुनाव संपन्न करा लेना चाहिए या फिर पूरी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करते हुए इसे बाद में ही कराना सही रहेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं। दोस्तों, मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।